हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है PYQ सीरीज। मतलब जेईई नीट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं और सभी चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न फिजिक्स तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। और इससे आपको आपके जो कमिंग जेईई नीट एग्जाम है उसमें जबरदस्त आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखना है और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊं इनको ना आप मल्टीपल टाइम्स लगाओगे। जितना ज्यादा बनाओगे उतने फायदे में रहोगे। एक बात याद रखना है, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप कमांड बनाओ, क्योंकि हमें उससे ये आइडिया लगता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को बना लेते हो तो बिलीव मी आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आईआईटी से लिया हुआ है। हालांकि आपको पता होगा कि आईआईटी में वेक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। छीटपुट आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका 2000 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर बी जीरो। तो डेफिनेटली यस। कब? व्हेन द टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये फंडामेंटल चीज है, सबको पता रहता है कि जैसे कोई एक पॉइंट ले लिया और यहां से एक फोर्स मैंने इधर दिखलाया, दूसरा फोर्स मैंने इधर दिखलाया, ठीक ना। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल पर है, यानी कि 180 के एंगल पर है। तो आपका जो इसका नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे ये पेन है, ठीक ना, और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? जीरो। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को 20 कर दूं, इसको 10 कर दूं, तो ये 10 न्यूटन से इस डायरेक्शन में चल जाएगा, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि दो फोर्स के केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और 180 के एंगल पर होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर कुछ और भी केसेस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हो सकते हैं। आपने पढ़ रखा होगा जैसे कि 3 फोर्सेस है और इक्वल मैग्नीट्यूड के है और इक्वल एंगल पर भी लगा हुआ है, यानी 120 पर लगा हुआ है, तो उस केस में भी रिजल्टेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर 4 फोर्सेस में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये वाला केस हो जाए तो ये भी F आपका, ये भी F, इधर भी F फोर्स लगे और इधर भी F फोर्स लगे, यानी सेम मैग्नीट्यूड के, तो इसका भी जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक ना। 3 फोर्सेस वाला केस कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आप वेक्टर प्रोजेक्शन में ये सब जरूर पढ़े होंगे। ये F हो गया, ये भी F हो गया, ये भी F हो गया, और इन बिटवीन दी वेक्टर्स जो एंगल है वो 120 डिग्री है। इनके बीच का भी एंगल 120 डिग्री है और ये वाला भी एंगल कितना है? 120 है। तो इस केस में आपका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इससे ज्यादा भी 5, 6, 7 ये सब पर भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और जो उसका जो एंगल है वो 360 डिवाइडेड बाय जितने फोर्स है उससे डिवाइड कर दो, ठीक ना। 5 वाला तो पूछा हुआ भी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यस, व्हेन द टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। नहीं, ये नहीं हो सकता। नो, ये भी नहीं हो सकता। व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस, वही अपोजिट इन डायरेक्शन, तो डेफिनेटली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्या कह रहा है? यस, व्हेन द टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड मेकिंग एन एंगल 2π/3। 2π/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री ना। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है जो कि AFMT 1995 में पूछा हुआ है, तो इसको आप पढ़ के देखो तो क्या कहा जा रहा है। 5 इक्वल फोर्सेस 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल लाइंग इन वन प्लेन। मतलब सब एक ही प्लेन में है। इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? जीरो। एक प्लेन का मतलब क्या था? जैसे कि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो इसी में वो लग रहे होंगे, पांचों फोर्सेस एक ही में होंगे। एंड आप क्या करोगे? 360 डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो कितना आ रहा है? 72 डिग्री पर सभी फोर्सेस के बीच में जो एंगल होंगे वो कितने होंगे? 72। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि CBSE PMT 2007 में पूछा और एम्स 2007 में पूछा है। इसमें क्या कहा जा रहा है? अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन OO, मतलब 0 से स्टार्ट करता है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन in XY plane. Its coordinate at a later time are √3 and 3, ठीक ना। The path of the particle mix with the X axis and angle of, मतलब X axis के साथ इतने कितना एंगल बनाया होगा ये पूछा जा रहा है। तो 2 डायमेंशनल मोशन है, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस। वो स्टार्ट कहां से करता है? 0 से, मतलब ओरिजिन से वो स्टार्ट करता है, ठीक ना, 0 से, और चल करके कहां जाता है? तो करीबन मान लो कि वो यहां आता है, जो कि है √3 और 3। तो √3 मतलब किस में? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में वो कितना चलेगा? √3। तो ये वाला पोजीशन √3 और y एक्सिस में 3, मतलब ये आप कह सकते हो 3। तो x एक्सिस के साथ उसने कितना एंगल बनाया ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये वाला एंगल,
ठीक ना। तो आप यहाँ से टेन थीटा ले लो, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या, पी बाय बी, पी आपका कितना 3 एंड √3, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे √3, ठीक ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता कि वाई एक्सिस से इतना कितना एंगल बनाया हुआ है ये वाला, तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा 30, ये 60 हो गया। और अगर डायरेक्ट ऐसे बनाना होता तो आप यहाँ से ये बना लेते, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता √3 और ये बेस हो जाता, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, मैं अगर यहाँ पूछूं कि ये z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सोच करके देखो तो कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 90 डिग्री, ठीक ना, क्योंकि ये इस प्लेन में है। जैसे कि आप मोबाइल पर देख रहे हो तो मोबाइल वाला आपका एक्स वाई प्लेन में, तो जेड एक्सिस कुछ इस तरह से होगा, है ना, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको नीट 2016 में पूछा गया, रिसेंटली पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 2-3 बार और पहले भी पूछा गया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितना 90 डिग्री, बट मैं प्रूफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। यानी कहा जा रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, राइट। तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम वेक्टर को जोड़ना सीखते हैं। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम से इसका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, ये वाला रिजल्टेंट, और आर इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सब आप बचपन में पढ़े हो, ठीक ना। तो अब यहां पर आप क्या करो, स्क्वायर कर देने से रूट हट गया, और ये आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, क्या क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस 2ab को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, यानी 4ab आपका cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 1-2 बार और पूछा गया, आगे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये एपीएमटी आपका 2010 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है 6 वेक्टर्स, वेक्टर ए थ्रू वेक्टर एफ हैव मैग्नीट्यूड्स and directions as indicated in the figure, which of the following statement is true। मतलब ये खुद 4 क्वेश्चन है, इन चारों को आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा फिट बैठ रहा है इस पर, ठीक ना। तो हेड टेल मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो पहले ऑप्शन पर आ जाओ, इसमें कहा जा रहा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ, यानी बी और ई को जोड़ोगे तो एफ जैसा मिलेगा, यानी इस टाइप का आपको वेक्टर मिल जाएगा। करके देखते हैं, तो वेक्टर बी कहाँ है, ये रहा, ये आपका वेक्टर बी है, और ई कहाँ है, ये रहा। तो हेड टेल मेथड में हम लोग क्या कहते हैं, पहला स्टेप क्या होता है कि पिकअप एनी वन ऑफ द गिवन वेक्टर एंड ड्रॉ इट, जैसा है एज इट इज ड्रॉ कर दिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, कीप ड्रॉइंग द रेस्ट ऑफ द वेक्टर इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ द वेक्टर लाई ऑन द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, मतलब जो अगला वेक्टर आप ड्रॉ करने वाले हो, जिसको जो ड्रॉ किया जा चुका है उसके हेड पर रखो। तो कौन सा, ई, तो ई को उठा करके बी पर रख दो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा वेक्टर ई। और फाइनली क्या कहता है कि ज्वाइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर एंड पुटिंग एरो टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। क्या रिजल्टेंट वेक्टर एफ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं बी पर। बी में कहा जा रहा है बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ। तो पहले बी को लो, ये हमारा वेक्टर बी रहा, सी कहाँ है, ये रहा सी, तो इसको सी को यहां पर जोड़ दो, है ना। तो ये हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब मिला देना चाहिए, ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा है। क्या ये एफ जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब आ जाओ किस पर, 1 मिनट, अब आप आ जाओ नेक्स्ट हमारा सी है, सी पर आ जाओ। तो डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, किधर है डी, ये रहा डी, और सी कहाँ है, ये रहा। तो आप ऐसा करो कि पहले डी को ड्रॉ करो और इसके ऊपर सी को ड्रॉ करो, ये रहा सी, और रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा मिला। देखो तो एफ से मैच कर रहा है, एफ हमारा कुछ ऐसा है और ये हमारा रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये भी मैच नहीं किया, है ना, यानी ये भी गलत है। तो डेफिनेटली डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैसे। तो डी में कहा जा रहा है डी प्लस इज इक्वल टू एफ, कहाँ है डी, ये रहा डी, और ई कहाँ है, ये रहा, इन दोनों को जोड़ना है। तो आपका ये डी रहा,
ये आपका वेक्टर डी और ई को इसके ऊपर रख दो, तो मैंने ई को इसके ऊपर रख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हमारा वेक्टर एफ, थोड़ा मतलब सीधा होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्या ये एफ से मैच कर रहा है? 110%, ठीक ना। तो सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हेड टेल मेथड से था, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन को एक बार ट्रेस करके देखना पड़ता है कौन सही आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के बारे में मैं बोल रहा था, जो आगे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक ना। तो कौन सा है ऑप्शन? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब क्या करो, दोनों को स्क्वायर कर दो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो रूट खत्म, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और यहाँ से थीटा आपका कितना आ जाएगा? 90। मतलब ये अभी मैंने काम किया ही था, तो अब फिर से करना बेकार, टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको AFMT 2008 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग y डायरेक्शन, only along y direction, the magnitude of the minimum additional फोर्स नीडेड इज। मतलब हमें रिजल्टेंट सिर्फ y डायरेक्शन में रखना है, बाकी किसी और डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसका ना ब्रेक कर लेते हैं, या डायरेक्टली देखो ना, ये 2 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, तो -2 न्यूटन करोगे तो कितना बचेगा? 2 न्यूटन बच जाएगा। अब एक फ्रेश डायग्राम और हम लोग बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये y और ये y डैश। तो इसमें देखिए, तो पहला फोर्स हमारा कुछ ऐसा है ना, और इसकी वैल्यू है 1 न्यूटन। एंगल कितना बनाया हुआ है? तो 60 डिग्री। दूसरा कितना है? 2 न्यूटन अब बचा है। कितना बचा है? 2 न्यूटन। तो मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा कितना है? 2 न्यूटन। और ये वाला एंगल कितना है? 30, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बच गया? 60। और ये वाला अगर देखा जाए तो डेफिनेटली 30, ठीक है। अब इसको इसका कंपोनेंट अगर लिया जाए तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 1 cos 60, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका? 2 cos 60। ध्यान रहे, 2 cos 60। y एक्सिस वाला जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि y एक्सिस में तो रिजल्टेंट चाहिए ही, हमें x एक्सिस में नहीं रहने देना है। cos 60 1/2, तो 1 × 1/2 आपका हो गया 1/2। ये कितना आपका 1 आ जाएगा, ठीक ना। cos 60 1/2, 2 कट के 1 बचेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो x डैश में हमें 1 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है और x में हाफ न्यूटन। तो हम कितना और जोड़ दें कि ये रिजल्टेंट x एक्सिस में 0 हो जाए? तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे? x एक्सिस में हम लोग हाफ न्यूटन और जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी हाफ न्यूटन और जोड़ना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये रहा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले ड्रॉ कर लो, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो कहा जा रहा है कि पहला जो हमारा जो वेक्टर है वो 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, ये रहा 30 मीटर पर सेकंड। आगे कहा जा रहा है आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ अब यहां से हो गया ऐसा 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या कहा जा रहा है? द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो आपसे ए एवरेज पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज कि ए एवरेज का डेफिनेशन होता क्या है? तो यू नो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो वी फाइनल आपका यहाँ कितना है देखो तो 40 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या हो गया वी फाइनल, और ये क्या हो गया वी इनिशियल। तो वी फाइनल हमारा कितना हो गया 40 जे कैप में वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ, अब माइनस 30 आई डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 10 सेकंड, तो डिवाइडेड बाय 10, तो 10 कॉमन ले लो 4j माइनस 3i, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, सब मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है तो आप इसका मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 16 + 9 आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो असल ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है ना। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कहा जा रहा है इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और ये बी होगा,
and vector b, sum vector a plus vector b is perpendicular to the difference vector a minus vector b। अच्छा, a plus b और a minus b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। the ratio of their magnitudes is, यानी a by b का रेशियो आपसे पूछा गया और क्या कहा जा रहा है कि वेक्टर a और प्लस वेक्टर b इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालें तो वो हमेशा जीरो आएगा, यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और डॉट कर दो वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा और कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला है तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर a और डॉट वेक्टर a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना है, मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो a डॉट ए हो गया, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाएगा प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर b बराबर जीरो। और सिमिलर वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी a स्क्वायर माइनस a डॉट b अब प्लस कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है तो हम a डॉट b लिख सकते हैं, b डॉट a को a डॉट b लिखा जा सकता है। अब माइनस b स्क्वायर बराबर जीरो, तो देखो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, कौन कौन, a डॉट b और a डॉट b, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी, यानी a बाय बी इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन, a इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें करना नहीं था, बस खाली डॉट प्रोडक्ट ध्यान रखना है कि कहाँ किया जा रहा है। ठीक ना, आपको लिंक खोजना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आसान क्वेश्चन है, ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो डेफिनेटली ये कितना होता है, जीरो होता है। मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, ये एफएमटी 2005 में पूछा भी गया, मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो दरअसल इसमें कहा जा रहा है वेक्टर a एंड b क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो, कैसे इसको प्रूफ करना है। देखिए, तो अगर हमारा एक वेक्टर वेक्टर a है और दूसरा कुछ वेक्टर b है और इन बिटवीन द वेक्टर्स कुछ एंगल थीटा है, ठीक ना, अगर मैं a क्रॉस b निकालूं तो a क्रॉस b अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, k कैप। कैसे सर, तो रूल क्या कहता है कि प्लेस द स्ट्रेस फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग वेक्टर a। अब करके देखो ना, तो ये दो वेक्टर है तो हम वेक्टर a पर अपने राइट हैंड को रखेंगे एंड कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर a टू वेक्टर b, क्योंकि हमें a क्रॉस b है, b चाहिए तो a पर रखेंगे, b की तरफ मोड़ो तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो किधर जा रहा है, k कैप में। अब करके देखो ऐसे ऐसे है ना, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर हमें b क्रॉस a चाहिए, b क्रॉस a चाहिए तो क्या होगा, अगर हमें b क्रॉस a चाहिए तो क्या होगा, तो b पर रखो हाथ और a की तरफ बोलो, नीचे की तरफ आएगा। मैं ना इसको दिखला देता हूं, देखो ये कुछ नीचे आएगा है ना, और ये k कैप माइनस k कैप होगा, ये किसका डायरेक्शन हुआ, b क्रॉस a का। और अगर हम a क्रॉस b का डायरेक्शन ले रहे थे तो वो किधर जा रहा था, a क्रॉस b का ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा था, k कैप। ठीक है, अब देखो क्या कहा जा रहा है कि a डॉट b क्रॉस a, तो b क्रॉस a नीचे की तरफ है तो a के साथ वो कितना एंगल बनाया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि वो इस प्लेन पर है और जो b क्रॉस a नीचे की तरफ है तो वो वेक्टर a से और b से भी एक दूसरे दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इसका और इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो कौन सा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू b क्रॉस a देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज व्हाट। ये AIEEE 2004 में पूछा, एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसी से बन जाएगा। तो देखो, तो a क्रॉस b ऊपर, b क्रॉस a नीचे, तो इन बिटवीन द वेक्टर्स हमारा एंगल कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी 180 के फेस में होगा कितना, पाई। पाई मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो ये उसी से बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा जा रहा है इफ अ वेक्टर
2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट। और कई बार पूछा हुआ है, सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, एमसी में पूछा है, एफएमसी में पूछा है, तो आगे भी रिपीट करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या करोगे, प्रोडक्ट निकाल लेते, डॉट प्रोडक्ट कर दो। इसको ना मैं कह देता हूं ये वेक्टर ए है और इसको हम मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, तो आप क्या कहोगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट निकालते हैं, 4 दूनी 8। एक मिनट, यहाँ पहले 4j है, अब फिर माइनस 4i है, तो ध्यान रखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस 8i अब प्लस, अब i क्यों लिखोगे आप, माइनस 8 ना, i डॉट आई 1, तो माइनस 8 अब प्लस 12 और प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू माइनस 8 अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1/2, माइनस साइन के साथ माइनस 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते तो क्या होता, तो प्लस साइन आ जाता, और प्लस ऑप्शन में है भी, ठीक है ना, ध्यान रखना है कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहीं पर लोग कहते हैं ना सर सिली मिस्टेक करोगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। एक बात याद रखना, मिस्टेक्स आर ऑलवेज ब्लंडर, मैं हमेशा कहा करता हूं, मिस्टेक हमेशा ब्लंडर ही होता है। एक मिस्टेक काफी है आपके करियर को बर्बाद करने के लिए, इसलिए मिस्टेक को कभी भी लाइटली मत लो, वो हमेशा ब्लंडर होता है, उसको सीरियसली लो। मिस्टेक तो करना अलाउ ही नहीं है, ठीक ना, इसलिए आप बार बार मिस्टेक करके प्रैक्टिस में उसको खत्म कर लो, ताकि आप एग्जाम हॉल में ये सब गलती ना करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। इसमें कहा जा रहा है कि वेक्टर f इज इक्वल टू 5i प्लस 3j न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इतना 2i माइनस j मीटर द वर्क डन। अच्छा, वर्क डन पूछा है, देखो ना कितना बार ये पूछा गया, बीएचयू में पूछा है, एमसी में पूछा है, एआईपीएमटी में पूछा है, फिर आपको एआईट्रिपल में भी पूछा है। यही कारण है कि मैं बोलता हूं कि जो भी एम्स के क्वेश्चन हो या एआईपीएमटी के क्वेश्चन हो, जेईई मेन वाले को जरूर बनाना चाहिए। और जो बच्चे नीट के पेपर दे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जेईई मेन का पेपर जरूर बनाना चाहिए। ये दोनों पेपर एक दूसरे को जरूर बना लेना चाहिए, इससे क्या होगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, आइडियाज मिल जाएगा, और रिपीट भी करता है, तो इससे आपको फायदा ही फायदा है, ठीक ना। तो चलिए वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट आर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो 5 इंटू 2 10 और माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस 3 कितना हो गया, 7 जूल। 7 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लस कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था ना। हाँ, ओरिजिन से ना स्टार्ट करता तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू एक ना एक्टिंग एट अ पॉइंट इज इतना। तो सबसे पहला चीज तो टॉर्क जानो, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ यानी आई जे के डिटर्मिनेंट मेथड से इसको निकाल लो। तो आई का कंपोनेंट देखो, यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में, यहां भी वही सिली मिस्टेक्स जिसको आप कहते हो, तो पहले हम ऊपर वाले को लिख देते हैं, नहीं, आपको पहले आर को लिखना है। तो आर का कंपोनेंट क्या है, 7 3 1, और इधर -3 1 5। अब देखो तो ये आई और ये खत्म, 15 15 -1 माइनस जे, ये और ये खत्म हो जाएगा 35 प्लस आपका 3 प्लस के हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा 7 प्लस 9। देखो मैं यहाँ बहुत फास्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये कि मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, खाली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 14i माइनस 38j और प्लस 9 7 16 होता है क्या, 16k कैप, इतना कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 14i माइनस 38j, कौन सा, ये वाला, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर ये सब में प्रॉब्लम है ना डिटर्मिनेंट वगैरह में, तो आप बताओगे तो इसके लिए मैं अलग से काम करूंगा, अभी नहीं, इसमें तो हमें शॉर्ट में चलना है और फास्ट देखना है, कई बार आपको देखना है और थोड़ा फास्ट सॉल्यूशन करना है, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी सीखना है, स्पीड को भी बढ़ाना है। स्पीड क्या बोलते हो इसको, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए स्पीड को बढ़ाना है, मतलब स्पीड को बढ़ाना है एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा दिया हुआ है, तो ये वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r। तो यहां भी वही आप प्रोडक्ट निकाल लो, तो पहले आई जे के लिख लो, कंपोनेंट लिख लो, पहले ओमेगा का जो पहले रहे उसको पहले लिखना है। तो ये 3 -4 1, इसमें 5
-6, ध्यान रहे -6 है, ये -6 और ये 6 मल्टीप्लाई करो तो i, ये और ये खत्म हो जाएगा 24, तो -24 माइनस माइनस +6 आपका -j, ये और ये खत्म 6 18 और -5 प्लस के, ये और ये कट जाएगा -18 और +20। देखो तो 24 में 6 घट जाएगा 18 होगा क्या, 18 से 24, हाँ 18i अब -13j अब +2k कैप, ये हमारा आंसर हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 18 वाला 18, अच्छा ये माइनस होगा, ओहो भले प्लस में नहीं था, नहीं तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता, तो ध्यान रखना है। तो कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ना यहाँ -24 है, -24 और +6 है, तो -18 बचेगा ना। चलिए, और ये क्वेश्चन आपको एएपीएमटी में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, देन थीटा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप यहाँ से आ जाओ, तो आप क्या कहोगे, ए क्रॉस बी मॉड लिया गया ना, तो वेक्टर खत्म, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए बी आपका कॉस थीटा, ए बी कट जाएगा एंड साइन थीटा के पास इसको भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। एक दो बार और ये क्वेश्चन पूछा गया, उसमें ना कुछ और पूछा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। ये रहा, देखो एम्स में भी पूछा है, एएपीएमटी में भी पूछा है, तो जेईई में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन पूछ दिया द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी इज व्हाट। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यानी कि अगर आपको थीटा पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो इन दोनों के मदद से हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा अभी हमने काम किया, कितना आया था, 60, हाँ ना बोलो, अभी 60 आया था ना, देखो ना ये 60 आया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 60 पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू √ आपका a² + b² + 2ab cos 60 1/2, 2 कट जाएगा, यानी खाली ab बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो रूट में नहीं है, रूट को हटा दो तो 1/2, कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू cos ωt i + sin ωt j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू cos ωt/2 i sin ωt/2 j आर फंक्शन ऑफ टाइम दिख रहा है, देन द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी हमारा 0 होगा, ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का डॉट निकालो, तो डायरेक्ट में कम कर लू, cos ωt एंड cos ωt/2 i डॉट i 1, तो ये हो जाएगा आपका cos ωt इंटू cos ωt/2 और फिर i डॉट जे 0 एंड फिर j डॉट i ये भी 0, फिर j डॉट जे 1, तो प्लस हो जाएगा आपका sin ωt इंटू sin ωt/2 बराबर 0। ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, याद करो cos a माइनस b ना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, ट्रिगो वगैरह में। तो ये क्या होता है, cos a इंटू cos b अब प्लस आपका sin a इंटू sin b। तो इसी फॉर्मूला पर इसको फिट करिए, ठीक है, काम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं cos ωt एंड माइनस ωt/2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा cos ωt/2 इज इक्वल टू 0, और cos 0 कब होता है, तो आप लिख सकते हो cos ωt/2 बराबर cos 90, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ωt/2 इज इक्वल टू π/2, 90 π/2 ना, 2 खत्म, ωt इज इक्वल टू पाई, क्या पूछा है t, तो t इज इक्वल टू क्या, π/ω, कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। चलिए, तो ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये AIEEE 2002 में पूछा गया है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए तो क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट इज 18, मतलब a प्लस बी जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 18, एक नंबर इसको बोलो। आगे देखिए क्या दिया जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड होगा वो कितना होगा,
12 2 नंबर। देखो यही तरीका होता है, क्वेश्चन एक लाइन से पढ़ते चले जाइए और जो जो दिया गया उसको लिखते चले जाइए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको पूछना है और पूछा क्या जा रहा है और आप क्या जानते हो उसके बारे में, ठीक ना। इसमें कहा जा रहा है इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, यानी कि मैं अगर अल्फा कहूं अल्फा इज 90 डिग्री, और तो ध्यान रखना है कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए हमारा छोटा होगा और बी बड़ा होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, यानी ए कितना होगा और बी कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 18, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 12 एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके मदद से आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक चीज याद करो, बचपन में यानी लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह का दो इक्वेशन अगर दिया हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 18 और a माइनस बी समथिंग कुछ आता था, तो a और b का वैल्यू हम लोग बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर लेते थे, यानी कि कुछ वैसा इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 से आते हैं, फ्रॉम 2 से। तो इसमें देखो तो क्या दे रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 12, तो ये वैल्यू कितना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 144। अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसको 3 नंबर नाम दे दो, क्योंकि यहां अब हमें थीटा नहीं पता है, अब हमें थीटा के लिए काम करना पड़ेगा, तो इसको यूज करो इस इंफॉर्मेशन को। तो अल्फा दिया हुआ है, ये जो अल्फा है ये दिया हुआ है, इसको यूज करो। तो अल्फा हम लोग कहां पाते थे, तो आप याद करो tan अल्फा इज इक्वल टू मिलता था b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, याद आया। अब tan अल्फा tan 90 है, तो tan 90 आपका कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि आपका a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी b sin थीटा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस a बाय बी, ये cos का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 में, फ्रॉम 3 से आ जाओ, फ्रॉम 3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का वैल्यू कितना माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू 144। तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सही है। तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। याद करो बचपन में कुछ इस तरह का चीज पढ़ते थे ना कि a स्क्वायर प्लस बी सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा कुछ मिलता था ना, तो वही यहां काम करो। तो हम लोग लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 144। अब देखो b प्लस ए यानी a प्लस बी का हमें वैल्यू पता है कितना 18, यहां से लिख सकते हो आप b माइनस ए इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 18, 8 4 से 8 यानी 8 टाइम्स में वो कट जाएगा। b माइनस ए हमें मिल गया कितना 8, इसका भी कुछ नाम रख दो 4 5 जो भी आ रहा है 3, इसको हम 4 नंबर ले लेंगे, ठीक है ना। अब फिर हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 4 को, तो जगह कम है इसी में कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। फ्रॉम मैं यहां से आ जाता हूं, फ्रॉम 1 एंड 4, तो दोनों को एक साथ रखो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आप कह रहे हो 18 और b माइनस ए इज इक्वल टू 8, दोनों को जोड़ देते हैं तो a खत्म हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 26, 18 2 20 6 26, ठीक है। यानी b इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 13 न्यूटन, b इज इक्वल टू कितना 13 आ गया। मतलब न्यूटन दिया है क्या, नहीं, ऐसा कोई यूनिट वगैरह नहीं दिया है। तो खैर फोर्स कह रहा था ना, हाँ फोर्स कह रहा था, तो फोर्स कह रहा है तो हम ऐसा यूनिट न्यूटन ले सकते हैं। अब देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ जाओ, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 18 माइनस बी, और b हमारा कितना है 13, यानी 18 माइनस 13 आपका कितना 5। और देखो ये छोटा आ भी रहा है, ये जो हम लोग कंसीडर किए थे कि a छोटा होगा और b बड़ा होगा, देखो b 13 आ गया और a 5 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा दो तीन बार इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे कभी भी नीट वगैरह में ये सब पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग देखते हैं, ये एडवांस 2017 में पूछा गया है, ठीक ना। कहा जा रहा है 3 वेक्टर्स वेक्टर p q एंड r
are shown in the figure, let S be any point on the vector R. The distance between the point P and S is B mod of R, ये वाला, ठीक ना. The general relation among PQ and S is, PQS के बीच में आपसे रिलेशन पूछ रहा है. इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक OPS एक OSQU, ऐसा कुछ दिख रहा है. तो मैं इसमें इन ट्रायंगल OPS से आता हूं, ठीक ना. मैं एक छोटा सा डायग्राम बना भी लेता हूं. ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा है और ये कुछ इस तरह से है, ठीक है. ये ओरिजिन है, ये P है और ये S है. ये वेक्टर इधर गया हुआ वेक्टर P और ये हमारा वेक्टर S है और ये है B वेक्टर R. सही है. तो एरो हमारा यहां आएगा, ये एरो यहां आएगा, ये एरो कुछ इस तरह से. इसको मैंने इसलिए किया क्योंकि आप याद करो टेल मेथड, वहां पर आपको मैंने सिखलाया था कि रिजल्टेंट का टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल एक साथ होगा और रिजल्टेंट का हेड और लास्ट वेक्टर का हेड एक साथ होगा, यानी कि S हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर S इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस B वेक्टर R, और R वेक्टर का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं. तो वेक्टर P प्लस B, R का वैल्यू कितना, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, और मल्टीप्लाई कर लो. तो वेक्टर P प्लस B वेक्टर Q माइनस B वेक्टर, सॉरी P ना, हाँ ये P है, ध्यान रहे, B वेक्टर P. तो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, मैं P को कॉमन ले रहा हूँ. तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर S इज इक्वल टू P कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा माइनस B बचा, यहाँ पर माइनस B बचा एंड प्लस B वेक्टर Q. देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. तो यहाँ B स्क्वायर है, ये हो नहीं सकता है. यहाँ पर B स्क्वायर है, नहीं हो सकता. यहाँ B माइनस 1 है, ये भी नहीं हो सकता. तो यहाँ भी B स्क्वायर है, कौन सा, 1 माइनस B इंटू वेक्टर P इज इक्वल टू B वेक्टर Q. तो D इज द करेक्ट ऑप्शन. इतना कुछ था, ठीक ना. तो ये हमारा वेक्टर में इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया था. क्वेश्चन 20 क्वेश्चन था, सब अच्छे क्वेश्चन है. इसको क्या करो, 2-4-5 बार बनाओ. ये सारा चीज PDF मोड में मैंने दे दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां से डाउनलोड करो टेलीग्राम से. और उसके बाद इसको ना मल्टीपल टाइम्स बनाइए. जहां दिक्कत होती है फिर से उस वीडियो को, उस पार्ट को फिर से देखिए, 2-4-5 बार देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक ना. इसी तरह से सभी चैप्टर्स में हम लोग 30-40-50 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे. बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन नहीं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. और जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो सब प्रीवियस ईयर आपके जेईई नीट के ही क्वेश्चन होंगे. तो उसको आप बार बार बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझ करके चीजों को लिखिए, और सारे चीजें जो भी आपने पढ़ रखा है उनको आप बार बार रिवाइज करो. देखो आपका जो जेईई नीट का, खास करके जेईई मेन और नीट का जो एग्जाम है ना, ये डिपेंड करता है टाइम पर, ठीक ना. तो टाइम कितना जल्द मैनेज करते हो ये उस पर डिपेंड करता है. आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर टॉपिक का हर एक पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आप जेईई मेन और नीट को क्वालिफाई करना चाहते हो तो. और बहुत इजी वे में कर सकते हो, ठीक ना. क्वेश्चन लेवल फिर से इजी रहने वाला है. ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ इसका जबरदस्त आप लोगों को ये कमिंग जो जेईई नीट एग्जाम है उस पर जबरदस्त उसका इंपैक्ट पड़ेगा. इसलिए आप क्या करो, सबसे पहले तो हर एक चैप्टर से रूबरू हो जाओ, हर एक टॉपिक से जान पहचान होनी चाहिए, हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करो. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो एक एक क्वेश्चन से आपकी जान पहचान होनी चाहिए. एक एक क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स लगा लो. बिलीव मी, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक ले, ठीक ना. चलिए ठीक है, ये सब करिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच.